नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, क्या लोकतंत्र खतरे में है? क्या भारतीय लोकतंत्र की हत्या की जा रही है? क्या भारतीय संविधान खतरे में है? क्या अल्पसंख्यक खतरे में है या फिर हिंदू खतरे में है? साथियों, आपको याद होना चाहिए, आज के 3 साल पहले, 3 साल के आप तो 4 साल होने वाले हैं, 12 जनवरी 2018 को जस्टिस चिलमेश्वर, जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस मदन लोकुर और जस्टिस कुरियन जोसेफ, 4 सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने सड़क पर आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और आरोप लगाया था कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है। उस समय कोई और नहीं, नरेंद्र मोदी का ही राज था और आज भी नरेंद्र मोदी का राज है। 4 जजों ने जो आरोप लगाया था वो बहुत ही गंभीर और संवेदनशील आरोप था। 4 जजों ने सिर्फ न्यायपालिका के बारे में कहा था कि वहां की कार्य संस्कृति क्या है और जो प्रधान न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश हैं वो किसके दबाव में गलत निर्णय ले रहे हैं या गलत काम कर रहे हैं। सिर्फ न्यायपालिका में पर था वो, और न्यायपालिका पर खतरे के आधार पर ही 4 जजों ने कहा था कि लोकतंत्र खतरे में है। लेकिन आज तो लोकतंत्र के चारों स्तंभ खतरे में हैं। लोकतंत्र के चारों स्तंभ क्या होते हैं? विधायिका, मतलब लोकसभा और राज्यसभा। राज्यों में इसे विधानसभा और विधान परिषद कहा जा सकता है। तो 2018 में 4 जजों के अनुसार सिर्फ कार्य न्यायपालिका खतरे में थी और आज चारों स्तंभ लोकतंत्र के खतरे में है। कैसे? सबसे पहले तो लोकतंत्र क्या है ये जान लीजिए। लोकतंत्र की परिभाषा है कि जनता के द्वारा जनता का व्यक्ति शासन करे, जनता के लिए जनता द्वारा चुनी गई जनता प्रतिनिधि शासन करे। और यही चल रहा है 1947 के बाद से, आजादी के बाद से। 1952 में पहली बार इलेक्शन हुआ था और उसमें कांग्रेस जीती थी। तब से लेकर के आज तक लगभग 72-73 साल हो चुके हैं और हमारे लोकतंत्र को ऐसा खतरा कभी नहीं हुआ है जितना कि 2014 से संकट उत्पन्न हुआ है। अब अगर कहा जाए तो लोकतंत्र के चारों स्तंभ कैसे? विधायिका खतरे में है। विधायिका मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा राज्यसभा में आजकल क्या चल रहा है उसे आप ही नहीं सारी दुनिया देख रही है। किस तरह से लोकसभा में सदस्यों के बीच में, सांसदों के बीच में मारपीट तक, कुर्सी उठा करके फेंकने तक, मारने तक की घटनाएं घटित हो रही हैं। और कई राज्यों में विधानसभाओं में तो कुश्ती और दंगल भी देखने को मिलती रहती है। तो खैर, ये सब चीजें एक बहस के दौरान, एक बातचीत के दौरान, मतलब एक स्वस्थ परंपरा है कि किसी कानून को बनाने के पहले उस पर बहस की जाए। बहस करने के बाद जब वो लगे कि कानून जनता के पक्ष में है तो उसे कानून बनाया जाए, वरना नहीं बनाया जाए। लेकिन कृषि कानून कैसे पारित हो गए?
अध्यादेश ला करके, और वो भी लॉकडाउन पीरियड में, और किस तरह से दादागिरी करके उसे राज्यसभा से भी पास कराया गया था, सबने देखा। तो क्या, और सिर्फ ये कृषि कानून अकेले ही की बात नहीं है, बहुत सारे कानून ऐसे बनाए हैं जो दादागिरी के आधार पर बनाए गए। भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत है, तो इसका वो नाजायज फायदा उठाते हुए नाजायज कानून बनाने के लिए नाजायज तरीकों का इस्तेमाल कर रही है। पिछले सत्र में जिन पेगासस के मामलों पर सांसदों ने आवाज उठाई थी, आज भी उन्हें बर्खास्त करके रखा गया है और उन्हें संसद में नहीं जाने दिया जा रहा है, संसद की कार्यवाही में उन्हें नहीं हिस्सा लिया देने जा रहा है। धरने पर हैं और संसद से निष्कासित हैं। तो ये हाल है हमारे लोकतंत्र का। विधायिका में राज्यसभा और लोकसभा दोनों को बंधक बना लिया है भारतीय जनता पार्टी ने और इसके सांसदों ने। जो वो चाहेंगे वही होगा, जो विपक्ष चाहेगा वो नहीं होगा। अब इसी तरह से कार्यपालिका को देखिए। कार्यपालिका का मतलब होता है मंत्रिमंडल, जो कार्य को अंजाम दे, जो कार्य को करवाए। विधायिका तो कानून बना देती है, लेकिन उसे लागू करने का काम होता है कार्यपालिका का, मंत्रिमंडल का। और मंत्रिमंडल का मुखिया होते हैं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जी आजकल कैसे कैसे लोगों को अपने मंत्रिमंडल में रख रहे हैं, और संसद में जितने सदस्य हैं उसमें कितने अपराधी हैं, कितने बलात्कारी हैं, कितनों के ऊपर संगीन आरोप है, कितने तो आतंकवादी हैं, और उनको सांसद बनाया गया है। सांसद बनाने के लिए टिकट दी गई और वो जीत करके आए भी। साध्वी प्रज्ञा उसी में से एक हैं, जो कि आतंकवादी गतिविधियों में उनके ऊपर मुकदमा चल रहा है, और उनको संसद में लाया गया है और कानून बनाने के लिए, देश का कानून बनाए। तो सिर्फ साध्वी प्रज्ञा की बात नहीं है, आजकल अजय मिश्रा उर्फ टेनी का नाम भी बहुत चर्चा में है। अजय मिश्रा और टेनी के मामले में बहुत सुन चुके होंगे आप कि इनके बेटे ने किस तरह से किसानों को रौंदा है, किसानों का कत्लेआम किया है, और किस तरह से उस समय टेनी ने कहा था कि अगर यह सिद्ध हो जाए कि हमारे बेटे ने किया है तो हम कुर्सी छोड़ देंगे, त्याग पत्र दे देंगे। लेकिन अब सिद्ध भी हो चुका है, एसआईटी ने बता भी दिया, और उनका बेटा इस आरोप में जेल में भी ठूसा गया है। और एसआईटी ने बताया कि ये मामला षड्यंत्र का है, साजिश का है, पूर्व नियोजित रणनीति का है, जिसे टेनी और उसके मंत्री बाप ने अंजाम दिया है। और दूर दूर तक इस्तीफे का या उसकी गिरफ्तारी का कोई नाम नहीं है। अगर आम आदमी होता तो एक छोटे से अपराध में उसे गिरफ्तार कर लिया जाता और उसके ऊपर विभिन्न तरह की धाराएं लगाई जाती। कार्यपालिका में सिर्फ इतने ही लोग नहीं है, ये टेनी अकेले ही नहीं है। अनुराग ठाकुर जैसे लोग हैं जो कि खुल्लम खुल्ला दिल्ली दंगों के पहले दंगे भड़काने का काम किया और गोली मारने की बात किया, नारे लगा करके देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। और उसके बाद ही गोली चलने लगी और दिल्ली में बहुत बड़ा हादसा हुआ जिसमें 50 से अधिक लोग मारे गए। और उस शख्स को, उस समय जो राज्य मंत्री था अनुराग ठाकुर, प्रधानमंत्री जी ने उसे प्रमोशन देकर के केंद्रीय मंत्री बना दिया। मामला यहीं तक नहीं रुकता है। कपिल मिश्रा भी कम जिम्मेदार नहीं था, उसने भी ट्रंप के जाने के बाद देख लेने की बात किया था सार्वजनिक रूप से और पुलिस अफसरों के सामने।
लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इस तरह से हमारी कार्यपालिका, हमारी व्यवस्थापिका जो व्यवस्था बनाती है, कानून बनाती है, किस तरह से उसका दुरुपयोग किया जाता है और किस तरह से सांसदों की, मंत्रियों तक की और देश के पत्रकारों की, विपक्ष की जासूसी कराई जाती है, उसे देश ने देखा है। पेगासस मामला जब खुला तो बोलती बंद हो गई थी, सरकार की भी और प्रधानमंत्री मोदी की भी। सॉफ्टवेयर खरीद करके और देश विपक्ष की, नेताओं की, पक्ष के, विपक्ष के ब्यूरोक्रेसी की, नौकरशाहों की भी जो है जासूसी कराई जाती थी, सेनाओं के अध्यक्ष की, तो सबकी जासूसी हो रही थी और उससे संबंधित चर्चा भी लोकसभा, राज्यसभा में कहीं नहीं हो पाई और उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट के पूछे जाने के बावजूद भी बताया नहीं गया। सरकार ने बताया नहीं, सरकारी वकील ने बताया नहीं। तो इस तरह से हमारा देश कहां जा रहा है? आजकल चुनाव जीतने, उत्तर प्रदेश और 5 राज्यों का चुनाव जीतने और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बहुत चर्चा हो रही है। उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतने के लिए जिस तरह से हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कभी सांप्रदायिकता का जहर फैलाने की कोशिश की जाती है, तो कभी धार्मिक आडंबर, धार्मिक पाखंड, धार्मिक आयोजन किए जाते हैं और उसमें देश की कमाई, देशवासियों की कमाई को लुटाया जाता है, पानी में फेंका जाता है, भारत की संपत्ति को, धन को। वाराणसी में जो आयोजन हुआ था उस पर पूरे 700 करोड़ रुपए खर्च हुए और इसी तरह से घूम घूम करके प्रधानमंत्री मोदी और उनके मुख्यमंत्री, उनके मंत्री, उनके सांसद जिस तरह से धार्मिक उन्माद, सांप्रदायिकता का जहर फैला रहे हैं पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, क्या ये लोकतंत्र की मजबूती के निशानी है या लोकतंत्र पर खतरे की निशानी है या लोकतंत्र पर मंडराते काले बादलों की निशानी है? हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हिंदू कर्मकांड, हिंदू धर्म से संबंधित पता नहीं कितनी तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। चित्रकूट में मोहन भागवत हिंदू एकता महाकुंभ का आयोजन कर रहे हैं। हिंदुओं में जैसे कोई एकता है ही नहीं और ऐसे नाम दे करके और वहां सांप्रदायिक बातें की जाती है और सांप्रदायिकता के जहर से कैसे देश को बर्बाद किया जाए, इसके लिए योजनाएं बनाई जाती हैं। आरएसएस जो अपने को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का पुरोधा कहता है, दरअसल वो राष्ट्र को तोड़ने का काम कर रहा है, राष्ट्र को छिन्न भिन्न करने का काम कर रहा है, राष्ट्र को टुकड़ों टुकड़ों में करने का काम कर रहा है। आरएसएस खुद कहता है कि वो संविधान को नहीं मानता है, धर्मनिरपेक्षता को नहीं मानता है, समाजवादी संविधान के समाजवादी स्वरूप को नहीं मानता है। तो क्या मानता है? राजतंत्र स्थापित करना चाहता है या हिंदू राष्ट्र बना करके मनुस्मृति को लागू करना चाहता है? यही करना चाहता है और उसने कई बार बोला भी है इस चीज को कि 2024 तक भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। 2024 बहुत समय नहीं रह गया है, सिर्फ 2 साल रह गया है। ये साल गया ही, दिसंबर बीत रहा है, अब 22 और 23 2 साल रह गया है।
अब इसी 2 साल में भारतीय संविधान को कूड़ेदान में डाला जाएगा, मनुस्मृति को लागू किया जाएगा और लोकतंत्र के नाम पर राजतंत्र को स्थापित किया जाएगा और मोहन भागवत या मोदी किसी को भी देश का प्रधानमंत्री नहीं राजा बनाया जाएगा, राजा होगा। तो ये इनकी चाल है कि जब तक हम सत्ता में हैं तब तक ऐसी व्यवस्था कर दें कि वोट का राज खत्म हो जाए, वोट देने का सिस्टम खत्म हो जाए, राजा बनाने का सिस्टम खत्म हो जाए, संविधान खत्म हो जाए, लोकसभा राज्यसभा खत्म हो जाए और बचे तो क्या बचे, हिंदू बचे और हिंदू राष्ट्र बचे। ना तो इनको ईसाइयों की चिंता है, ना इनको बौद्धों की चिंता है, ना इनको मुसलमानों की चिंता है, ना इनको अन्य धर्म के लोगों की चिंता है। इन्हें चिंता है तो सिर्फ हिंदू की, हिंदुत्व की और हिंदू राष्ट्र की। और जिस हिंदू राष्ट्र को बनाने के लिए आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के साथ साथ उसके अन्य संगठन, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, जितने भी हैं, जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं और उपद्रव कर रहे हैं, सांप्रदायिक जहर खोल रहे हैं, निश्चित रूप से देश उसको देख रहा है और एक हद तक बर्दाश्त करेगा। और जब ये हद पार करेंगे, इनके पाप का घड़ा भर जाएगा, तो ठीक उसी तरह से देशवासी कमर कस करके आंदोलनरत हो जाएंगे जिस तरह से किसानों ने माफी मंगवा दिया, घुटने पर ला दिया मोदी सरकार को और अपनी एक एक बातें मनवा लिया। और जो बात इन्होंने नहीं मानी है, टेनी की गिरफ्तारी और टेनी की बर्खास्तगी, वो देखिए 10 दिन के अंदर होने वाला है। अपने आप सरेंडर कर देंगे और उससे इस्तीफा दिलवा देंगे। और इस्तीफे के बाद जब कानून का हथौड़ा चलेगा तो उसको जेल भी जाना पड़ेगा, क्योंकि 307 का केस उसके ऊपर दर्ज करने जा रही है एसआईटी। और जब वो केस दर्ज हो जाएगा तब उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ जाएगा और जेल में जाना पड़ेगा। मतलब जो बातें प्रधानमंत्री से मांग करके मनवाई जा रही है, कार्रवाई करने की बात कही जा रही है कि उसको बर्खास्त कीजिए, वो काम एसआईटी करेगी। अब 307 का जिस दिन केस दर्ज होगा, कोर्ट ने भी इस बात को कहा है, तो उस समय मोदी की क्या हालत हो जाएगी। जिसको बचाते फिर रहे हैं उसको एक जिला अदालत के द्वारा गिरफ्तार करवाया जाएगा। तो इस तरह से अपनी हठधर्मिता, अपने अहंकार और अपनी अकड़ के चलते प्रधानमंत्री मोदी कब तक लोकतंत्र को खतरे में रखेंगे और लोकतंत्र के चारों स्तंभों को कब तक कमजोर करते रहेंगे। मैंने 2 स्तंभों की चर्चा किया था, तीसरा स्तंभ, चौथा स्तंभ की बात कर लेते हैं, तीसरे का समय नहीं। चौथा स्तंभ होता है मीडिया, पत्रकारिता। पत्रकारिता को किस तरह से गोदी मीडिया बना दिया है सब कोई जानता है। अब वो सरकार के गुणगान करने के अलावा उसके पास कोई काम नहीं है, या सरकार जो गलतियां करती है, जो अत्याचार करती है, जो धार्मिक पाखंड का ड्रामा करती है, उसको बढ़ा चढ़ा करके महिमा मंडित करने का काम आज की गोदी मीडिया कर रही है। अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो लोगों के पास सूचना तक नहीं पहुंच सकती थी। सही सूचना क्या है? तो मीडिया का भी अपहरण कर लिया है सरकार ने, और सोशल मीडिया पर हाथ डाल नहीं सकती है, कई मजबूरियां हैं। ना तो वो यूट्यूब को बंद कर सकती है, न फेसबुक को, न ट्विटर को, किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर सरकार हाथ नहीं डाल सकती है। और एक सोशल मीडिया है कि जिसके द्वारा आज खबरों का, सही खबरों का प्रसारण हो रहा है और लोगों के पास तक सही खबरें पहुंच रही हैं। और इनकी जितनी भी
गैर कानूनी हरकतें हैं, अत्याचार हैं, उसकी खबर आम जनता तक पहुंच रही है। तो साथियों, इन्होंने जो लोकतंत्र को गिरवी रखने का काम किया है, लोकतंत्र को खतरे में डाला है, या लोकतंत्र की हत्या करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं और राजतंत्र स्थापित करना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो ऐसे में 3 सवाल उत्पन्न होता है। पहला सवाल, क्या किसानों की तरह 3 काले कानून वापस कराने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए एक आंदोलन करना होगा? क्या दक्षिण पंथी ताकतों पर वोट का चोट करना होगा? क्या भारतीय लोकतंत्र को खत्म न होने देने के लिए जनता को हथियारों के साथ कमर कसना पड़ेगा? बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।